तो नमस्कार और जय हिंदी साहित्य वैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि अभी महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव हुए, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और उसके अभी इलेक्शन हुए हाल ही में और कल रिजल्ट आया उसका। तो देखेंगे कि किस तरह से पूरे होल सिनेरियो में से शिवसेना जो थी, जो कि उद्धव ठाकरे की गुट थी, वो कैसे बाहर हो गई, और कैसे भाजपा और शिवसेना गुट जो कि एकनाथ शिंदे की गुट थी, वो कैसे इस पूरे खेल में आगे आके सामने आए। तो हम आज उस विषय पर बात करेंगे, क्या हुआ ऐसी और किन किन घटनाओं पर शिवसेना पीछे रह गई और क्या कारण रहे इसके, उस पर हम बात करेंगे। तो रिजल्ट आ गया है बीएमसी का, और पुरजोर तरीके से मतलब कह सकते हैं कि भाजपा और उसकी अलायंस एनडीए जो थी वो सरकार में आ चुकी है। सरकार इन द सेंस कि बीएमसी का चुनाव जीत चुकी है। लगभग 227 सीटें हैं बीएमसी में और 114 चाहिए होता है मेजोरिटी के लिए। तो इस इलेक्शन के अंदर जो बीएमसी का इलेक्शन हुआ, इसके अंदर कई सारी पार्टियाँ अपने लोगों के साथ खड़ी हुई थी, जिसमें से बीजेपी था। शिवसेना गुट दो भागों में बढ़ चुका था। ठीक है, शिवसेना जो थी, शिवसेना का टैग, शिवसेना पार्टी का नेम और वो सारी चीज़ें चली गई थी एकनाथ शिंदे के पास। ठीक है, और जब वो पिछले साल यानी कि 2024 के बाद वो टूट चुके थे किससे, उद्धव ठाकरे गुट से। और फिर उसके बाद जो उद्धव ठाकरे का गुट था यानी शिवसेना यूबीटी, वो अलग चुनाव लड़ रही थी। और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की गुट थी वो भाजपा के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही थी। तो इसमें भाजपा को 89 सीटें मिली हैं। शिवसेना जो कि उद्धव शिंदे की गुट थी, एकनाथ शिंदे, उनको 29 मिली है। और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की गुट थी, उनको 65 सीट और कांग्रेस को मिली है 24 सीटें। और अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो इसके जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थे, मैं देख रहा था कि 2002 से लेकर 2007, 2012, 2017, 2022 तक लगभग 30 सालों से, मतलब मैं देख रहा था 30 सालों से एक ही पार्टी जो थी वो लीडिंग में थी, वो थी शिवसेना, जो कि बाला साहब ठाकरे के द्वारा गठित की गई थी पार्टी थी। और शिवसेना हमेशा से वहाँ पे अपनी सरकार बनाती हुई आ रही थी। इन बीएमसी के जितने भी सीट्स होते थे उसमें मेजोरिटी में 90, 85, 90 इस तरह से सीटें वो जीतती थी। एंड अलॉन्ग विद बीजेपी उनके अलायंस में रहती थी, जो कि 30, 25, 30, 32, 35 सीटें लाती थी। इस बार अपोजिट हुआ, मतलब कि 2022 के बाद से जो कह सकते हैं शिवसेना गुट जो था, जो कि उद्धव ठाकरे का था, उनके अंदर किया गया कि चलो भाजपा से अलग होकर हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में चुनाव लड़ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा उनको भी, भाजपा और उसके अलायंसेस के द्वारा। फिर उसके बाद इस बार जो चुनाव हुआ, आप सरप्राइजिंगली देखिए, जो मतलब ये होता है कि सीट की जो भूख होती है ना, सत्ता की जो भूख होती है, आपको किस स्तर पर ले जाएगी। मैं ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित रहा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, यानी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ आकर चुनाव लड़े। राज ठाकरे की पार्टी जो एमएनएस है, कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस मनसे जिसको बोलते हैं वहाँ पे, और शिवसेना गुट यानी उद्धव ठाकरे की गुट, ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई हैं, आपको भी पता होगा। ये दोनों कभी एक दूसरे की विचारधारा के साथ जुड़े ही नहीं, और अतीत में इस प्रकार के कटाक्ष एक दूसरे पे दोषारोपण किए गए, जिसका कोई सीमा नहीं था। पर ये दोनों आए क्यों? क्योंकि इनको सीट की लालच का भोग था। राज ठाकरे की जो पार्टी है मन से, वो 7-8% वोट विधानसभा में ही ला पाई थी। एक सीट भी नहीं आ पाया था उनका विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। तो उन पार्टियों का अपना अस्तित्व तो मिट चुका है, ठीक है, लेकिन जो पार्टियां अभी अपने अस्तित्व के साथ लड़ रही थी, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट थी, वो भी 2022 के बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर भाजपा से अलग हो गए। और अपना जो हिंदू हृदय सम्राट और हिंदूवादी छवि था ना, उसको इन्होंने छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया मैं आपको बताता हूँ। उद्धव ठाकरे जो थे, यानी कि जो इनके पिता यानी कि बाला साहब ठाकरे जो थे, वो हमेशा से अपने आप को एक प्राउड हिंदू और मैड हिंदू कहते हुए आते थे। और वो हमेशा हिंदू की पॉलिटिक्स करते थे, और हमेशा वो उनके राइट्स के लिए हमेशा से बोलते हुए आते थे। लेकिन 2000 के बाद से जब उनकी पकड़ कमज़ोर होती गई, कमज़ोर इन द सेंस कि उनकी उम्र हो गई, और बाय द टाइम जब वो उस लेवल पे नहीं रह पाए जो पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते थे, फिर आए इनके बेटे उद्धव और राज ठाकरे। फिर राज ठाकरे ने एक गंदी राजनीति चालू की, वो भद्दी राजनीति जिसको कहते हैं, भाषा के नाम पर बांटना, भाषा के नाम पर बिहारी और प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट करना। 2004 और 5 की घटना बता रहा हूँ। 2004 से लेकर 2012, 12 और 13 तक इस प्रकार की मतलब घटनाएं जघन्य रूप से होती रहीं, और इनका कोई इंटेंसिटी नहीं था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय प्रवासी मजदूरों को मारा जाता था। अगर महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोले तो उनको मारा जाता था। आज भी ये चल रहा है। आज भी भाषा को लेकर वहाँ पे बहुत सारे वो हो रहे हैं कि भाई अगर कोई मराठी नहीं बोलेगा तो उसको मनसे के कार्यकर्ता, यानी कि ये राज ठाकरे की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, वो उनको मारेंगे। तो ये पूरा जो सिलसिला था ना, ये इस प्रकार से हवा बनाया जाना चाहिए
क्योंकि खुद की पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस और उनकी रेलिवेंसी बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप देखिए मन से जो है राज ठाकरे की पार्टी वो जीरो है, कहीं नहीं, ना विधानसभा में दिखती है ना लोकसभा में दिखती है, 6-7% सीट लाती है। वो जो उनके कोर वोटर्स हैं जो थोड़े बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स, वो भी किसी भाषा के नाम पे, कल्चर के नाम पे, उसके नाम पे। राज ठाकरे ने भाषा के नाम पे गंदगी फैलानी चालू की थी 2007 और 8 से ही। उस समय से बृजभूषण और उनके बीच की रिफ्ट थी और वो मुंबई के इलाके छोड़कर कभी बाहर नहीं आ पाए। आप इनको देखिएगा कि जब ये कभी मुंबई की पॉलिटिक्स छोड़कर, वो भी स्पेशली मुंबई, पूरे महाराष्ट्र की भी नहीं कह रहा हूँ, मुंबई की पॉलिटिक्स छोड़कर ये कभी वहाँ से बाहर नहीं आ पाए। इन्होंने गंदी राजनीति चालू की, प्रवासी मजदूरों को मारना, अभद्रता करना उनके साथ, जो हिंदी ना बोले, जो मराठी ना बोले उनके खिलाफ इस प्रकार की चीज़ें करना। अब ये दोनों चुनाव लड़े, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़े और इनकी हालत रह गई है कि ये 70 सीटों पर ही, 80 सीटों पर सिमट के रह गए। और अब वहाँ पर बीएमसी का चुनाव बहुत, मतलब 30 सालों बाद पहली बार शिवसेना के अलावा कोई सरकार, मतलब कोई अदर पार्टी वहाँ पे अपनी वो बनाएगी, बीएमसी का चुनाव जीत रही है। आप सोच सकते हैं 30 सालों तक मोनोपोली थी, किसके नाम पे? बाला साहब ठाकरे के नाम पे। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर खुद को पोर्ट्रे करते थे और मेजरली देखा जाता था कि भाई उनके लिए सपोर्ट हमेशा से लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट के तौर पर रहता था कि भाई ये उनके अग्रसर हैं तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। स्पेशली जब भाजपा से अलग हो गए, और मैं जब देख रहा था चुनाव प्रचार के दौरान इनके, तो उद्धव ठाकरे के लिए गाना, मतलब जो टोपी वाले लोग हैं उन्होंने गाना बनाया और इस प्रकार के संगीत की, उद्धव एक हैं, उन्होंने अल्लाह ने भेजा है उनको, इस प्रकार की चीज़ें करना, और गाय माता को लेकर उन्होंने मॉक किया, हिंदुओं को, भाजपाइयों को मॉक किया, मतलब जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उनके खिलाफ पूरी जाने की कोशिश की गई। और संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र में जय श्री राम नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र चलेगा। अरे, एक अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य मुझे याद आता है जब वो सांसद भवन में थे और कहते थे कि आपकी लड़ाई हमारे से, आपकी लड़ाई हमसे व्यक्तिगत है, आप हमसे लड़ाई रखिए, आप अगर राम के खिलाफ जाएंगे तो फिर आपको पता ही है परिणाम क्या होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वही चीज़ इनके साथ हुई। ये लोग पुरजोर कोशिश किए हिंदू विरोधी होने की, हिंदू जो भी अदर पार्टियाँ थी जो कि मुसलमानों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी उनके साथ गवर्नेंस करने की, लेकिन एट द एंड यही हुआ कि जो रिजल्ट आया वो सीधे इनके मुंह पर चाटा की तौर पर रहा। और 30 सालों बाद, मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई पार्टी 30 सालों तक उसको पकड़ के रखी थी और आज उसकी हालत ऐसी है कि आप कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, इसमें कई सारे फैक्टर्स थे। जो देवेंद्र फडणवीस है जो कि अभी महाराष्ट्र के सीएम हैं, और एकनाथ शिंदे जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं और अभी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे शिवसेना के तौर पे, शिवसेना और भाजपा की अलायंस है महाराष्ट्र में, वो दोनों सरकार में है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने, दे हैड डन मैग्निफिकेंट वर्क इनटू द महाराष्ट्र, मेट्रो से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर, रोडवे से लेकर, हाईवे से लेकर, और नॉट इनटू द मुंबई ओनली, पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से चीज़ें वो लोग करके रखे हुए थे। और हमेशा से उनका था कि भाई हम विकास की बात करेंगे, हम भाषा पे नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग लैंग्वेज के बेसिस पे बांटने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें लैंग्वेज पे नहीं बांटना है। अब देखिए इंडिया के अंदर 22 नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है, भारत के अंदर 22 से अधिक लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर चुका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वास्ट कल्चर है, डाइवर्सिटी है हमारे पास। वी आर इनक्रेडिबल बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिटी। और आप उस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पर बांट कर राजनीति करेंगे तो आप कहाँ तक हैं, आपका अस्तित्व आपको खुद पता होगा। दूसरी बात, जो एकनाथ शिंदे और ये फडणवीस जो थे, ये दोनों लोग बहुत अच्छा काम किए, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिला उनके चुनाव में। अभी जो फिलहाल में विधानसभा में भी आपने देखा, लोकसभा में भी आपने देखा, और फिर उसके बाद अभी जो बीएमसी के चुनाव हुए, लोकल चुनाव, इसमें भी आपने देखा। अगला ये था कि जो अन्नामलाई, अभी बीच में मैंने देख रहा था कि जो तमिल से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए, अन्नामलाई को बहुत सारा मॉक किया गया कि लुंगी की बजा देंगे पुंगी, वो भी मंच से, वो भी राज ठाकरे के द्वारा। आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति जो कि, उसका क्वालिफिकेशन देखिए, आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के लड़के हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि केवल और केवल उद्धव ठाकरे के लड़के और बाला साहब के परिवार से आने वाले हैं, वरना उनका अस्तित्व उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी कुत्ते, और उस पर मैं उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता, उस व्यक्ति का नाम लेकर मैं उसको तनिक भी वो नहीं देना चाहता। अन्नामलाई, आप समझ रहे हैं, 10-12 की मार्कशीट उसकी उन्होंने बता रहे थे, आईएएस में 242 रैंक था उनका। अब एक सिविल सर्विस छोड़कर पॉलिटिक्स में आना और इस तरह से खुद को प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो चाहता तो आम जिंदगी भी आराम से अपना सकते थे, लेकिन वही है कि उनको सेवा भाव है। और ये आदित्य ठाकरे उनको मॉक कर रहा था कि लुंगी की बजा देंगे पुंगी, उसका यहाँ क्या काम। तो कई सारे फैक्टर्स जो थे ना, ये क्यूमुलेटिवली मिलजुल कर एक परिणाम के तौर पे आए, जिसमें भाजपा और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की गुट थी, वो सरकार में आती है, बीएमसी के चुनाव जीत कर आती है। तो ये दिखाता है कि जब आप अपने रूट को छोड़ चुके हैं, मतलब जो आपकी कोर पॉलिटिक्स थी, बाला साहब ठाकरे को लोग इसीलिए वोट करते थे, बाला साहब ठाकरे को लोग इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि वो जो कुछ भी थे ना, वो अपने दृढ़ संकल्प से थे, और वो कहते थे कि नहीं, आई एम प्राउड ऑफ वट एवर आई हैव, फ्रॉम वट एवर बिलोंगिंग आई हैव बीन प्राउड ऑफ दैट।
मैं जिस चीज़ से भी आता हूँ, जो चीज़ भी मेरी है, मैं उसके लिए प्राउड होना चाहिए। लेकिन ये लोग उस चीज़ को छोड़कर, राज ठाकरे स्पेशली तो बहुत पहले ही अलग हो चुके थे उद्धव ठाकरे से, और फिर उद्धव ठाकरे बाद में खुद को हिंदू वादी से अपने आप को थोड़ा अलग दिखाने लगना, खुद को नॉन हिंदू पोर्ट्रे करना। और मतलब आप समझ के देखिए कि भाजपा के साथ रहते हुए उनका जो कह सकते हैं रिस्पेक्ट कितना था। उद्धव ठाकरे को भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिस्पेक्ट माना जाता था, उसमें भी चुनाव में जीतते थे। लेकिन वही है कि अगर आप किसी चीज़ को नकार देंगे और फिर उसके बाद आप रिक्लेम नहीं कर सकते उस चीज़ को बाय द टाइम जब लोगों की आंखें खुली हैं। तो ये था इलेक्शन के बाद बहुत ज़ोरदार चाटा लग चुका है। और जो लोग कहते थे कि भाजपा वोट चोरी और ऑल एंड ऑल, ये इनका प्रोपेगेंडा भी फ्लैशबैक में जा चुका है कि भाई अब आप सोचते रहिए, जो आपको कहना करते रहिए, क्योंकि जनता ने अपना जो परिणाम था, जनता ने अपना जनादेश दे चुका है भाजपा को बीएमसी के चुनाव में। और ये दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हवाबाजी में आकर। लेकिन मैं देख रहा था जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी थी, स्पेशली जो शिवसेना उद्धव गुट है, और मनसे जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, ये दोनों लोग अपना पॉलिटिकली रिलीवेंस बनाने के लिए बिहारी मजदूरों को मारना है, मतलब ये सारी चीज़ें गंदी हैं, बहुत गंदी है। हमारे यहाँ अगर कोई भी आता है ना नॉर्थ इंडिया में, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार राज्य, हमारा जो नॉर्थ इंडिया, इधर कोई भी आता है ना, वी रिस्पेक्ट देव। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, उनके यहाँ भी अतिथि देवो भव है। लेकिन जो चंद लोग अपनी रेलिवेंस, खुद को रेलिवेंट बनाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो परिणाम एक ही है, जो कि आपके पास प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। तो ये रहा चुनाव का पूरा नतीजा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।